गाइस, इट्स ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं द ISLV कर्व मॉडल, ठीक है, जिसका हम पार्ट 3 करने वाले हैं। इससे पहले 2 पार्ट हमने डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें हमने कि IS मॉडल होता क्या है, ठीक है, उसकी मतलब IS कर्व को ड्राइव किया था हमने और उसके इफ़ेक्ट वगैरह भी देखे थे। और LM मॉडल जो है वो क्या होता है, उसको कैसे ड्राइव किया जाता है और उसमें शिफ्ट कैसे होता है, वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इनका इक्विलिब्रियम जो है, ISLM मॉडल में इक्विलिब्रियम जो है उसको डिस्कस करेंगे। IS कर्व जो है वो हमारा इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व है और LM कर्व है वो हमारा लिक्विडिटी और मनी सप्लाई जो है उसका कर्व है। तो उस चीज़ को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मॉडल को। गुड्स मार्केट और मनी मार्केट क्या होती है इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं, ठीक है। तो सीधा इक्विलिब्रियम पे आ जाता हूँ। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर उस चीज़ को समझ लें, ठीक है, उन वीडियोज़ को देख लें। उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो उनको चेकआउट कर लें। उसके बाद इस वीडियो पर आएँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। बहुत सिंपल है, ठीक है। तो इसमें देखिए IS और LM कर्व हैं, उसमें जो हमारे जो वेरिएबल्स हैं जिनमें हमारा इनकम और रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। तो इन दोनों को, ये दोनों कैसे डिटरमाइन होते हैं इसी को हम इस मॉडल में देखेंगे। तो डायग्राम पे चलते हैं सीधा। देखिए y एक्सिस पर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, और x एक्सिस पर हमारा नेशनल इनकम है। IS कर्व जो है हमारा वो हमारी गुड्स मार्केट को शो करता है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग। और जो LM कर्व है वो हमारा मनी मार्केट को शो करता है, लिक्विडिटी यानी कि डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ मनी को। और ये दोनों जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं वो है हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट, पॉइंट E। और इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर जो है हमारी गुड्स मार्केट और मनी मार्केट दोनों ही इक्विलिब्रियम में हैं। और E पॉइंट जो है वही डिटरमाइन करता है हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट को और हमारी नेशनल इनकम को, जो कि है R2, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा है R2 और इनकम का लेवल जो है वो है हमारा Y2, ठीक है। तो ये है थी हमारी इक्विलिब्रियम की सिचुएशन। देखिए जब हमने इसका डेरिवेशन किया था LM कर्व का, तो हमने मनी सप्लाई को कांस्टेंट माना है, जैसे कि पहले हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। और ISLM मॉडल जो है वो बेस्ड है 4 जो फंक्शन है हमारे, जिनमें हमारा इन्वेस्टमेंट डिमांड फंक्शन और कंजप्शन फंक्शन है, ठीक है। तीसरा है हमारा मनी डिमांड फंक्शन और क्वांटिटी ऑफ मनी यानी कि सप्लाई ऑफ मनी, ठीक है। इसमें हमारा इन्वेस्टमेंट डिमांड फंक्शन और कंजप्शन फंक्शन है, इसको शो करता है हमारा IS कर्व। और जो हमारा मनी डिमांड फंक्शन है और सप्लाई फंक्शन है ये शो करता है हमारा LM कर्व। तो जहाँ पर ये दोनों कर्व इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पर हमारी जो दोनों मार्केट्स हैं, गुड्स मार्केट और मनी मार्केट, दोनों ही इक्विलिब्रियम में होती हैं, ठीक है। और वही डिटरमाइन करती हैं कि क्या इंटरेस्ट रेट होगा और उस पर क्या लेवल ऑफ इनकम होगा। तो बहुत ही सिंपल है डायग्राम, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं। अब क्या है कि अब इनमें शिफ्ट जो है वो आएगा, तो शिफ्ट कैसे आएगा और तब इक्विलिब्रियम की सिचुएशन क्या होगी, ठीक है। उससे पहले हम कुछ रीड आउट कर लेते हैं। जैसे कि ISLM मॉडल जो है उसमें हमारे पास 2 तरह के फैक्टर हैं, एक तो रियल फैक्टर हैं और दूसरा जो है हमारे मोनेटरी फैक्टर हैं। रियल फैक्टर और मोनेटरी फैक्टर। रियल फैक्टर में हमारे पास आता है सेविंग, इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड सेव, ठीक है। प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल यानी कि कितना कैपिटल लगा के हम कितना आउटपुट या इनकम ले सकते हैं। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी कि हमारी इनकम में से हम कितना खर्च करते हैं। और सेव यानी कि या फिर कितना सेव करते हैं, ठीक है, क्या हमारी प्रोपेंसिटी है वो। और ये तो हैं हमारे रियल फैक्टर्स। और दूसरा है हमारे मॉनेटरी फैक्टर्स, जैसे कि डिमांड फॉर मनी यानी कि लिक्विडिटी प्रेफरेंस और सप्लाई ऑफ मनी। तो ये जो हमारे रियल फैक्टर और मॉनेटरी फैक्टर हैं ये दोनों ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसके, जॉइंट डिटर्मिनेशन के, रेट ऑफ इंटरेस्ट के और लेवल ऑफ इनकम के, ठीक है। तो इन दोनों रियल फैक्टर और मॉनेटरी फैक्टर दोनों का ही हम यूज़ करते हैं जब हम डिटर्मिनेशन करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट का और लेवल ऑफ इनकम का। और जब इन दोनों
फैक्टर्स में से किसी एक में भी अगर चेंज आता है तो वो जो है ISLM में शिफ्ट को लेकर आता है, और जब शिफ्ट आता है तो हमारी इक्विलिब्रियम सिचुएशन है वो भी चेंज हो जाती है, ठीक है, जिससे हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम जो है उसका डिटर्मिनेशन जो है वो भी पुराने लेवल से हटकर दूसरे लेवल पर आ जाता है। तो चलिए हम पहले शिफ्ट करते हैं इसमें। इक्विलिब्रियम सिचुएशन जो है वो हम पहले देख चुके हैं कि कैसे डिटरमाइन होती हैं। तो हम मनी सप्लाई में चेंज करके देखते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम के लेवल पर क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे कि देखिए, जब हम मनी सप्लाई को चेंज करेंगे तो मतलब हम LM कर्व को शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने पीछे क्या अज्यूम किया था कि जो मनी सप्लाई है वो फिक्स्ड है, क्योंकि वो जो है वो मॉनेटरी अथॉरिटी यानी कि सेंट्रल बैंक जो है वो डिसाइड करते हैं कि कितनी सप्लाई ऑफ मनी जो है होगी इकोनॉमी में। तो क्या होगा जब सेंट्रल बैंक जो है वो मनी सप्लाई को चेंज करेगा, ठीक है। तो इसको एक डायग्राम के थ्रू ही देखते हैं हम। हमारा जो IS कर्व है, ठीक है, उसमें हम कोई चेंज नहीं कर रहे, वो हमारा कांस्टेंट है यानी कि फिक्स्ड है। और इनिशियली जो हमारा LM कर्व है वो ये है जो कि हमारी IS को काट रहा है एट पॉइंट E पर। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट E पर जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है R0 और जो इनकम है वो है Y0, ठीक है। अब क्या होगा जब मनी सप्लाई बढ़ाई जाएगी सेंट्रल बैंक के थ्रू, तो जब मनी सप्लाई बढ़ाई जाएगी तो हमारा जो LM कर्व है वो शिफ्ट कर जाएगा LM डैश के ऊपर, जो कि ये डॉटेड लाइन जो है जो कि हमारे IS को काट रही है एट पॉइंट G पर, ठीक है। तो इस पॉइंट पर क्या होगा, इस पॉइंट पर देखिए जब मनी सप्लाई ज़्यादा है इकोनॉमी में, मनी सप्लाई ज़्यादा है तो मतलब कि ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी जो है वो अवेलेबल है फॉर स्पेकुलेटिव मोटिव। ज़्यादा पैसा है तो उसको हम स्पेकुलेटिव मोटिव के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो डाउन आ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो R0 से R1 पर आ जाएगा, और लेवल ऑफ इनकम जो है वो Y0 से Y2 पर चली जाएगी, और नया इक्विलिब्रियम का पॉइंट जो है वो G पॉइंट हमारे पास सामने आ जाएगा। तो मनी सप्लाई बढ़ने से LM कर्व जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, यानी कि नीचे की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, जिससे कि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम होगा और लेवल ऑफ इनकम भी बढ़ जाएगा। और अगर हम इस चीज़ को उल्टा कर देते हैं, यानी कि अगर मनी सप्लाई जो है कम की जाती है सेंट्रल बैंक के थ्रू, तो मनी सप्लाई कम होने से क्या होगा, LM कर्व जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा और हमारी IS कर्व को कट करेगा एट पॉइंट T के ऊपर। अब मनी सप्लाई कम होने से क्या हुआ, डिमांड तो आपकी उतनी ही है, लेकिन मनी सप्लाई कम होने से डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई कम होगी मनी की, तो उससे क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बढ़ जाएगा हमारा R0 से R2 पर, और इनकम का लेवल जो है वो भी कम हो जाएगा Y0 से Y1 के ऊपर, ठीक है। और तो ये हमने देखा कि जब LM कर्व में शिफ्ट होता है मनी सप्लाई में चेंज की वजह से, तो हमारे इक्विलिब्रियम की क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। अगर तो मनी सप्लाई बढ़ती है तो LM कर्व राइटवर्ड शिफ्ट करेगा नीचे की तरफ, जो कि इंटरेस्ट रेट को भी कम कर देगा, क्योंकि ये स्पेकुलेटिव डिमांड को बढ़ा देगा, इंटरेस्ट रेट को भी कम कर देगा और इनकम के लेवल को भी बढ़ा देगा। अगर तो सप्लाई कम की जाती है मॉनेटरी अथॉरिटी से, तो LM कर्व ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा, यानी कि लेफ्टवर्ड शिफ्ट, जो कि हमारे इंटरेस्ट रेट को भी बढ़ा देगा और हमारी इनकम के लेवल को भी कम कर देगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जब IS कर्व में चेंज आएगा, और IS कर्व में चेंज कब आएगा, जब हम इन्वेस्टमेंट डिमांड को या फिर एग्रीगेट डिमांड की किसी भी एक कंपोनेंट को बढ़ाते हैं, तो एग्रीगेट डिमांड में चेंज आएगा तभी IS कर्व में जो है चेंज आएगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले कुछ रीड आउट कर लेते हैं, जैसे कि चेंज इन डिमांड फॉर मनी और लिक्विडिटी प्रेफरेंस, ठीक है। तो जब इसमें भी चेंज आएगा तो LM कर्व जो है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, यानी इसकी लिक्विडिटी प्रेफरेंस और डिमांड फॉर मनी, ठीक है, ऑफ पीपल राइज। जब हमारी डिमांड बढ़ जाएगी मनी की, ठीक है, तो उससे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो चेंज होगा, क्योंकि डिमांड बढ़ने से डिमांड फॉर मनी बढ़ने से LM कर्व में जो है शिफ्ट आएगा, तो ये भी एक फैक्टर है। तो अब LM कर्व का काम ख़त्म, क्योंकि हमने LM कर्व में शिफ्ट देख लिया कि सप्लाई ऑफ मनी और लिक्विडिटी प्रेफरेंस में जब चेंज आएगा तो LM कर्व शिफ्ट होगा। अब बात करते हैं कि जब IS कर्व में शिफ्ट होगा तब क्या क्या लेवल ऑफ इनकम रहेगा, इंटरेस्ट रेट रहेगा। इसमें हम
एलएम कर्व में शिफ्ट नहीं करेंगे, एलएम कर्व को हम सेम मानेंगे जो हमारे पास ओरिजिनल है, इसमें हम आईएस कर्व में शिफ्ट करेंगे। तो चलिए अब एग्रीगेट डिमांड के किसी भी एक कंपोनेंट को चेंज करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को जो है चेंज कर रहे हैं, क्योंकि हमने पहले वाली वीडियोस में डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो ऑटोनोमस टाइप का होता है। ऑटोनोमस यानी कि इंडिपेंडेंट, ठीक है, मतलब लेवल ऑफ इनकम कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, गवर्नमेंट ने जो एक्सपेंडिचर करना है वो करना ही है, ठीक है। तो जब गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाती है तो उससे क्या होगा, देखिए जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाती है जो कि ऑटोनोमस टाइप का होता है, तो उससे एग्रीगेट डिमांड जो है गुड्स एंड सर्विसेज की वो बढ़ती है, और जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है तो वो नेशनल इनकम को बढ़ाती है मल्टीप्लायर प्रोसेस के थ्रू, ठीक है, जिससे कि आईएस कर्व जो है वो शिफ्ट करता है। तो डायग्राम में देखते हैं, एलएम कर्व हमारा ये रहा जो कि हमारे इनिशियल आईएस कर्व को काट रहा है एट पॉइंट ई के ऊपर। तो इस पॉइंट ई के ऊपर हमारी जो गुड्स मार्केट और मनी मार्केट दोनों इक्विलिब्रियम सिचुएशन पर है, आर नोट हमारा इंटरेस्ट रेट है और वाई नोट हमारी इनकम है। तो जब मनी सप्लाई को बढ़ाया जाता है मनी सप्लाई को नहीं, जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाती है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाती है तो उससे क्या होता है, आईएस कर्व में शिफ्ट आएगा आईएस 1 पर, ठीक है। तो ये हमारा जो नया आईएस कर्व है ये हमारे पुराने वाले एलएम कर्व को कहाँ पर काट रहा है, पॉइंट एच के ऊपर। तो इस इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर जो है इंटरेस्ट रेट जो है वो भी हमारा इंक्रीज हो गया, R2 पर चला गया, और इनकम का लेवल जो है वो भी हमारा Y2 पर पहुंच गया। ये क्यों हुआ, गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया जिससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ी, एग्रीगेट डिमांड की वजह से इनकम का लेवल बढ़ा जिसने इंटरेस्ट रेट को भी बढ़ा दिया। अब क्या होगा जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कम कर देती है, हम इसको उल्टा कर लेते हैं सिचुएशन, गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को कम कर देती है। तो जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम हुआ तो यानी कि एग्रीगेट डिमांड पर इसका इफेक्ट पड़ेगा और एग्रीगेट डिमांड कम होगी, और जब एग्रीगेट डिमांड कम होगी तो फिर से वो मल्टीप्लायर इफेक्ट जिसने पहले इनकम को बढ़ाया था अब वो रिवर्स में काम करेगा और इनकम के लेवल को कम कर देगा, जिससे हमारा आईएस जो कर्व है वो शिफ्ट कर जाएगा लेफ्टवर्ड साइड नीचे की तरफ, जो कि हमारे एलएम कर्व को काट रहा है एट पॉइंट एल पर, जिससे हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम हो गया और लेवल ऑफ इनकम भी जो है वो भी कम हो गया, ठीक है, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड में कमी आई, ठीक है, जिससे कि हमारी इनकम जो है वो भी कम हो गई। तो दोनों ही कंडीशन हमने देखी है कि जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाती है तो आईएस कर्व राइटवर्ड शिफ्ट कर जाता है ऊपर की तरफ, रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम दोनों को बढ़ा देता है, और जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कट करती है तो आईएस कर्व नीचे की तरफ शिफ्ट कर जाता है लेफ्टवर्ड, जो कि इंटरेस्ट रेट और इनकम दोनों को ही कम कर देता है, ठीक है। अब चेंज इन डिज़ायर टू सेव और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इनका भी बिल्कुल सेम है, ठीक है। जब इसमें चेंज आएगा तो ये भी आईएस कर्व में चेंज लेके आएंगे। और दूसरा, अगर हम टैक्सेस की बात करें, अगर गवर्नमेंट टैक्सेस को भी कम या ज़्यादा कर देती है तो उससे भी जो है आईएस कर्व इफेक्ट होगा, क्योंकि उस एग्रीगेट डिमांड इफेक्ट होगी टैक्सेस से, तो वो भी शिफ्ट लेके आ सकते हैं। तो इक्विलिब्रियम सिचुएशन और इसमें हमने शिफ्ट जो है वो भी डिस्कस कर लिया है। अब बात करते हैं क्रिटिक्स की कि कमियां क्या हैं आईएस मॉडल में, ठीक है। देखिए कोई भी मॉडल हो, ठीक है, उसको हम जब डिस्कस करते हैं, कोई भी थ्योरी पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में, तो हम कुछ सर्टेन अजम्पशंस को लेकर चलते हैं कि अगर ये अजम्पशंस हम लेते हैं तो हम इस कंक्लूजन पर आकर पहुंचते हैं, ठीक है। और जाहिर सी बात है कि जो हम अज्यूम करते हैं वो रियल वर्ल्ड के साथ रियल तो होती नहीं, उनमें कुछ हम आर्टिफिशियल या अनरियलिस्टिक चीज़ें भी अज्यूम करते हैं जो कि रियल लाइफ में नहीं होती, तो वही बाद में आकर क्या है क्रिटिसिज्म बन जाती हैं उसका, ठीक है। तो आईएसएलएम मॉडल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है, लेकिन इसमें भी जो कुछ बातें हैं, कुछ कमियां हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि पहली कमी इसमें क्या है, फर्स्टली तो हमने एजम्पशंस लिया था कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्वाइट फ्लेक्सिबल है, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कभी भी वेरी कर सकता है, उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। मतलब डिमांड एंड सप्लाई में कोई भी चेंज आता है, आईएसएलएम कर्व जैसे ही शिफ्ट होते हैं वैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर नीचे हो रहा है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। क्या हो अगर सेंट्रल बैंक जो है वो उसके ऊपर जो है मतलब पाबंदी लगा दे, रेट ऑफ इंटरेस्ट को कंट्रोल में रखे और ज़्यादा कम या ज़्यादा ना होने दे, तो क्या होगा,
तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इनफ्लेक्सिबल हो जाएगा, यानी कि उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी, तो जो है अगर हम वैसा करते हैं तो हम जो एप्रोप्रिएट हमें एडजस्टमेंट्स चाहिए, ठीक है, अपने मॉडल के लिए, वो नहीं हो पाएंगी, है ना। तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका इनफ्लेक्सिबल होगा तो आप जो आप प्रूफ करना चाहते हो उसकी नहीं कर पाएंगे और मॉडल जो है वो फेल हो जाएगा। दूसरा जो क्या है, इसमें हमने माना है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो इंटरेस्ट इलास्टिक है, मतलब इन्वेस्टमेंट डिमांड जो हम करते हैं, ठीक है, वो इंटरेस्ट इलास्टिक है कि इंटरेस्ट रेट में जैसी चेंज आता है उसके अकॉर्डिंग हमारी इन्वेस्टमेंट जो है कम या ज़्यादा होती है, जो हमारे IS कर्व को इफ़ेक्ट करती है, शिफ्ट लाती है। क्या हो अगर इन्वेस्टमेंट जो है वो इंटरेस्ट इन इलास्टिक हो, मतलब इंटरेस्ट रेट में चेंज आने पर इन्वेस्टमेंट डिमांड कम या ज़्यादा ना हो जैसी होनी चाहिए, तो क्या होगा, तो फिर से वही सिचुएशन होगी कि जो हमारी जो हम चाहते हैं कि अप्रोप्रिएट जो एडजस्टमेंट हैं कि होनी चाहिए वो ब्रेक डाउन हो जाएंगी और फिर से हमारा जो ISLM का जो मॉडल है जो हम दिखाना चाहते हैं रिलेशन इनकम और इंटरेस्ट रेट के बीच में, वो हम नहीं दिखा पाएंगे, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट अगर इंटरेस्ट इन इलास्टिक है तो ये उस एडजस्टमेंट को होने नहीं देगी। तीसरी जो है डॉन पेटिंगटन और मिल्टन फ्रीडमैन ने इसको क्रिटिसाइज किया है कि मॉडल बहुत ही ज़्यादा आर्टिफिशियल और ओवर सिंप्लीफाइड है, मतलब आपने बहुत ज़्यादा सिंपल कर दिया मॉडल को। सिर्फ 2 सेक्टर की इकोनॉमी ली है, मॉनेटरी और रियल फैक्टर्स जो लिए हैं वो भी अनरियलिस्टिक से लगते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने इसमें क्लोज्ड इकोनॉमी को भी लिया है और इंपोर्ट एक्सपोर्ट इसको भी हमने मतलब छोड़ ही दिया, तो वो भी एक क्रिटिक आप बना सकते हो इसका। और उसके बाद पेटिंगटन आगे कहते हैं कि इस मॉडल ने जो है वो इग्नोर की हैं किसकी, पॉसिबिलिटीज़ ऑफ जो चेंज है, ठीक है, जो चेंज है प्राइस लेवल के अंदर, कि कमोडिटी का जो प्राइस है, ठीक है, वो भी चेंज होता है और हमने तो यहाँ पर प्राइस लेवल को फिक्स्ड माना है, ठीक है। तो पेटिंगटन जो हैं वो कहते हैं कि जो हमने वेरिएबल्स लिए हैं जैसे कि सप्लाई ऑफ मनी के, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के, सेव के, इन्वेस्टमेंट डिमांड फॉर मनी, है ना, ये जो हमने वेरिएबल लिए हैं ISLM मॉडल में, ये इंटरेस्ट रेट को तो इफ़ेक्ट करते ही हैं, लेकिन उसके साथ ये प्राइस लेवल को भी इफ़ेक्ट करते हैं, जो कि इस मॉडल की सबसे बड़ी खामी है कि इसने प्राइस लेवल को इग्नोर किया है, ठीक है। तो ये थी कुछ कमियां ISLM मॉडल की, लेकिन इन कमियों के साथ भी ISLM मॉडल जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल है, ठीक है। तो अब तक हमने डिस्कस किया है कि पीछे वाली वीडियोस का भी अगर मैं रेफरेंस दूं तो उसमें हमने ISLM मॉडल आया कहाँ से, ओरिजिन क्या था इसका, ठीक है, वो सब IS कर्व को ड्राइव किया, उसकी शिफ्टिंग देखी, LM कर्व को ड्राइव किया, उसकी शिफ्टिंग देखी, और अब हमने दोनों का ही इक्विलिब्रियम जो है वो भी डिस्कस कर लिया है, क्रिटिक्स को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर हमारे ISLM मॉडल का ज़्यादा मतलब जो मोस्टली पार्ट है वो कवर अप हो चुका है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जो गवर्नमेंट की फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसीज़ हैं वो कैसे इफ़ेक्ट करती हैं ISLM मॉडल को, ठीक है, तो उसको डिस्कस करेंगे। और एक और भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक बचता है वो है द क्राउड आउट इफेक्ट, ठीक है, कि जो गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी है उसका क्या इफ़ेक्ट जो है इनकम पर जो है पड़ता है, उसमें जो है एक टॉपिक आता है क्राउड आउट, है ना, उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो होप सो कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और घंटी की आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलती रहे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस मॉडल को समअप करने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि यहाँ पर हमारा जो मॉडल है वो कंप्लीट हो। ज़्यादा पार्ट्स इसलिए नहीं बनाए गए क्योंकि फिर वो बच्चे मतलब जो भी देखना चाहते हैं वीडियोज़ को पहले ही देख लेते हैं कि यार इतने ज़्यादा पार्ट हैं, इतना बड़ा टॉपिक है ना, नहीं हो तो कम से कम 4 पार्ट्स तो इसके मतलब जो है वो नेसेसिटी थे, इससे कम तो इससे कम में इसको समअप नहीं किया जा सकता था, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।